आज हम नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो नर का जो जनन अंग है वो श्रोणी भाग में अर्थात पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक जनन अंग, सहायक जनन ग्रंथियां तथा एक बाह्य जनांग पाया जाता है। आगे की वीडियो में हम नर जनन तंत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस चित्र के माध्यम से हम मनुष्य में नर जननांगों का अध्ययन करते हैं। देखिए, मनुष्य में जो प्रमुख नर जननांग है उसे हम टेस्टिस या वृषण कहते हैं। ये देखिए, वृषण या टेस्टिस दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में कुछ सहायक जननांग भी पाए जाते हैं। इनमें जो है, ये देखिए इस तरफ दिखाए गए हैं सहायक जननांग। इसमें शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, अधिवृषण एपिडिडाइम्स, शुक्रवाहक वास डिफरेंशिया तथा रेटे टेस्टिस वृषण जालिका है। ये मनुष्य की नर में प्रमुख सहायक जननांग है। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं नर में। ये देखिए, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये नर में प्रमुख सहायक ग्रंथियां हैं। और अंत में ये नर में एक बाह्य अंग भी पाया जाता है जिसे हम पेनिस या शिश्न कहते हैं। अब जैसे पहले बताया जा चुका है कि टेस्टिस या वृषण नर में प्रमुख जनन अंग है, तो आइए हम टेस्टिस का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो वृषण है, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण तथा लिंग हार्मोन का उत्पादन करना या स्रावण करना है। शरीर में जो वृषण है ये हमारे शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर एक थैली जिसे वृषण कोष कहते हैं में पाए जाते हैं। वृषण कोष जो है ये वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम करने में सहायक होता है, क्योंकि जो हमारा स्पर्मेटोजेनिस है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उसके लिए हमारे शरीर का तापमान, उसके लिए हमारे वृषण का तापमान कम होना जरूरी है। तो इसलिए हमारे वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें हम वृषण पालिका या टेस्टिस लोब्यूल्स कहते हैं। और जो प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब देखिए, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अध्ययन करते हैं। इसके चित्र की सहायता से इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के टीएस है, अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है, ट्रांसवर्स सेक्शन का ये चित्र है। इसमें हम इसको देखते हैं। देखिए, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के भीतर जर्म कोशिकाएं और सर्टोरी सेल्स पाई जाती हैं। और जो ये जर्म सेल्स हैं या जो इसमें भी दिखाएंगे, देखिए चित्र में, जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जो है शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोजेनिस की प्रक्रिया के द्वारा ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब देखिए, इसमें अंदर हमने स्पर्म भी दिखाए, शुक्राणु भी दिख रहे हैं। और इसमें जो है, इसके बाद इसमें ये सर्टोली सेल्स पाई गई, सर्टोली कोशिकाएं, जो ये ऑरेंज कलर में दिख रही है, डार्क ऑरेंज कलर में दिख रही हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? ये जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक वृषण के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और इनके बीच के स्थान को अंतराली अवकाश कहते हैं। और अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे लेडिक सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का कार्य नर हार्मोन या एंड्रोजन का स्रावण करना होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा यह है वृषण की, तथा जो वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है उनकी मुख्य संरचना, उसकी ये संरचना है। अच्छा, अब हम इसमें शुक्राणु की संरचना देखते हैं। शुक्राणु जो है नर युग्मक है मानव में, या जो नर युग्मक है, ये इसकी संरचना देखिए ये चित्र आ गया, इसमें संरचना है ये। अब शुक्राणु को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर है हेड या शीर्ष, उसके बाद आती है नेक या ग्रीवा, फिर मध्य भाग या मिडिल पीस आता है, फिर उसके अंत में पुच्छ या टेल आती है। अब जो शीर्ष भाग है उसमें इस शुक्राणु के न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है और सबसे आगे इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। अब एक्रोसोम जो है ये एक हाइलोरेन्यूडेज नामक एंजाइम स्रावित करता है, जिसका काम है कि ये निषेचन के समय जो अंड है, जो ओवम है, उसके चारों ओर की जो दीवारें हैं, जो परतें हैं, उनको गलाने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जब ये दीवार गला देता है तो जो
शुक्राणु का केंद्रक और अंड का केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया इसके बाद ही संपन्न होती है। तो एक्रोसोम का प्रमुख कार्य है, जो इसमें हाइलोरिनिडेज एंजाइम पाया जाता है, उसका काम है कि मादा जो अंड है, जो अंड ओवम है, उसके चारों ओर की दीवारों को गला देना। फिर इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मध्य पीस में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। और जो पुच्छ है ये तैरने का काम करती है, इसका प्रमुख काम है तैरना। तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगा और ये पुच्छ शुक्राणु के तैरने में सहायता करती है। इस प्रकार आज हमने नर जननांग का अध्ययन किया। धन्यवाद।